मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे जो क्वेश्चन बताए हैं उनको अभी डिस्कस करते हैं। लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हैं और क्विकली इनका आंसर बताता हूँ मैं आपको, कैसे एग्जाम में इनको करना था वो सब भी बताता हूँ, ठीक है। तो फिर आप लोग अगर क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं जिनके आंसर आप सभी लोगों को चाहिए तो इंग मैथमेटिक्स के टेलीग्राम ग्रुप में या फिर इंग मैथमेटिक्स टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। वहां से मैं ले लूंगा और फिर आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। चलिए बच्चों एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो क्या कहता है, पहला वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट एफ क्यू एक्स टू क्यू एक्स बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म विथ एफ वन इक्वल टू वन। हाँ, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों। देखो जैसे कल मैंने मॉक टेस्ट लिया था आपका, ये वाली प्रॉब्लम है, देखो ये वाली प्रॉब्लम, राइट। The automorphism group of C slash 0 is finitely generated, right? तो मैंने तो ये पूछा है, लेकिन आपके एग्जाम में आया था ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ सी। जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, एजेड प्लस बी। अब ये एजेड प्लस बी होता है, ए और बी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होते हैं, ये नॉन जीरो होता है, आप सभी लोगों को पता है। तो वहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये नॉन एबिलियन होता है, राइट। एक ये क्वेश्चन, और दूसरा जैसे हम ये कर रहे थे अलजेब्रा में, ये कर रहे थे, राइट। यहाँ पे मैंने ये जो यूज किया है, देखो सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, राइट। ये भी आई है आपके एग्जाम में, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। कौन सी चीज मैंने आपको कहाँ पे बताई थी, क्योंकि जब मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि आपके एग्जाम हो जाने के बाद लगभग 20 क्वेश्चन पार्ट से मैं ऐसे दिखाऊंगा जो मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बताए हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा तो फिर बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें सेम सोच काम करती है, इधर उधर से होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है क्यू एक्स टू क्यू एक्स, तो कई बार इंटरव्यूज अगर आपने मॉक इंटरव्यूज अटेंड किए तो इसकी ऑटोमॉर्फिज्म मैंने पूछे स्टूडेंट से, राइट। तो ऑटोमॉर्फिज्म में ये मान के ही चलते थे कि वन वन पे जाएगा, और हम तो रिंग होमोमॉर्फिज्म उसको ही कहते हैं जिसमें वन यूनिटी यूनिटी पे जाती है, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पूछा है कि एफ वन वन होगा तो ऑन टू होगा, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। ऐसा क्यों, आप मुझे बता सकते हैं श्री सिंधु। वन वन होगा तो ऑन टू जरूरी नहीं है, मैंने बताया हुआ है ये आप लोग। सर एक आई थिंक TFR 2025 में एक क्वेश्चन आया था बच्चों, आप लोग याद करो। इसमें पूछा गया था कि एवरी फील्ड ऑटोमॉर्फिज, क्योंकि अगर कोई एक्सटेंशन है उसकी कोई भी फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म में अगर वन वन होती है तो ऑन टू भी होती है। तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था कि क्यू एक्स से, ये फील्ड ऑफ फ्रैक्शन से है, हाँ ये ध्यान रखना, इसमें और इसमें अंतर है, राइट। ये क्यू एक्स अलग है, ये क्यू एक्स अलग है, तो एक्स गोज टू एक्स स्क्वायर, इसी को रेस्ट्रिक्ट कर लो आप इसको। तो एक्स गोज टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो उसमें इमेज ये होगी, तो ये वन वन तो होगा, लेकिन क्योंकि फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म में हमेशा वन वन होती है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन से आ रहा हूँ, राइट, सोचने का तरीका। तो ये पहले बताया हुआ है आपको, मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, मैंने सॉल्यूशन से मैं बताया था। और ये एफ ऑन टू होगा तो एफ वन वन क्यों होगा, श्री सिंधु बताएगा। सर वो कौन सा, अच्छा सर हाँ क्योंकि एफ, हाँ हाँ शाबाश बोलिए, क्योंकि तुमने मुझे क्योंकि एक बार इसका बताया है सब कुछ, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। वो डिमेंशन सेम होगा। किससे, डिमेंशन सेम होगा क्या? हाँ क्यों। डायमेंशन से मत सोचो, मैं ऐसे सोचो ना, एफ नोथेरियन रिंग है, और ओ नोथेरियन रिंग से कोई भी सब्जेक्टिव में आइसोमॉर्फिज्म होती है, ऐसी एक एक्सरसाइज पढ़ी थी वन ना वन तुमने होती है, वन कॉम्पिटिटिव वन होती अलजेब्रा है। में। हाँ तो हाँ सर वो कॉम्पिटिटिव वन वन अलजेब्रा होगा, में हाँ। दिया में एक्स है, तो फिर ये नदेरियन रिंग है, तो ये ट्रू होगा नदेरियन रिंग के लिए। ये इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम क्या बोलती है। नदेरियन रिंग माने होता है जिसमें कोई भी चेन टर्मिनेट होती है आइडियल की, ओके, असेंडिंग चेन। तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म फिर क्या होती है, वन वन आइसोमॉर्फिज्म होती है। वो क्यों होता है, वो इससे ही करते हैं, ये कर्नेल की चेन टर्मिनेट हो जाएगी तो उससे कर्नेल वन वन आ जाता है, ऐसे करके करते हैं, ठीक है। वो आपको करके दिखाऊंगा मैं बाद में, अभी ऐसे ध्यान रखो। सो और ये क्योंकि ये वाली आपको पता है सबसे छोटा कौन होगा, कर्नेल एफ होगा, राइट। कर्नेल एफ कंटेंड इन कर्नेल एफ स्क्वायर, ये चेन बनेगी। और क्योंकि क्यू नदेरियन है तो क्यू एक्स भी नदेरियन होगी हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम से। सो फिर
ये चेन स्टेबलाइज होगी कहीं ना कहीं पे। तो स्टेबलाइज होने का मतलब वही है, वो तीसरा वाला बोला है, स्टेबलाइज होगी या नहीं होगी। और ये सिंपल सी बात है, यहाँ अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म ना भी लिखा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑन टू की कंपोजिशन ऑन टू होती है। ठीक है, तो ये ट्रू। समझ गए? अब भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही ना हो, आपने पढ़ा ना हो नोथेरियन रिंग क्या होती है। तो मतलब आपने माने, मैं यूट्यूब वाले स्टूडेंट से कह रहा हूँ, ठीक है। आपने जो रेगुलर में थे वो तो पढ़ ही रहे थे। ऐसे मैंने कई बार इंटरव्यूज में पूछा था कि नोथेरियन रिंग क्या होती है, राइट, फाइनाइटली जनरेटेड, अगर आपने मॉक इंटरव्यूज अटेंड किए हैं। अदरवाइज जो नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ लेना। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए नोथेरियन रिंग पता होना जरूरी है एग्जाम में, बट टाइम लग जाएगा आपको करने में थोड़ा सा। ओके, नहीं पता है। अब दूसरा वाला ये रहा आपका, जीवन जी टू टू सब ग्रुप्स हैं जीके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। जीवन नॉर्मल है जी टू, तो ये तो सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है। और मैंने आपसे एक बात कही थी जब मैं होमोमॉर्फिज्म का लेक्चर पढ़ा रहा था, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी इन लेक्चर्स के बाहर कि आप किसी एग्जाम में जाओ तो देखो वो सब कुछ वहां से आया हुआ है। राइट, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर में दिया था ना। और ये सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है, राइट। तो ये भी ट्रू है। और एवरी सब ग्रुप ऑफ प्राइम इंडेक्स इज नॉर्मल, ये तो बहुत ज्यादा गलत है, राइट। तो आप जानते ही हैं ना, क्योंकि S3 ले लीजिए और टू ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप ले लीजिए, नहीं होता नॉर्मल। और ये हम ऐसा पढ़ते भी हैं, कब पढ़ते हैं, जब हमने ग्रुप एक्शन पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट प्राइम इंडेक्स हो तो नॉर्मल होता है, अदरवाइज नहीं होता है, राइट। मतलब अदरवाइज जरूरी नहीं है, नहीं होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। और ये नॉर्मल की ट्रांजिटिविटी है, और ये जरूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं, K4 normal in A4 and which is normal in S4. But K4 is normal in S4 also, right? So what is the counter Yes. example for this? Yeah, so the counter example, I think 2, 4 and 8 करके ऐसे लेना होगा ना। डाइहेड्रल ग्रुप का ले सकते हैं, टू ऑर्डर के नॉर्मल सब ग्रुप सारे तो नहीं होते, मतलब टू टू इंडेक्स करके लो, समझे? कि जैसे इसका इस पे टू, बट ये मैं वी नो कि ऐसा होता है। तो एग्जाम्पल आप लोग बोलो, कौन सा एग्जाम्पल आएगा काम में? We know that it's not transitive, but still, what is the example of non-transitivity? कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो D4 में ले सकते हैं ना। D4 का एक फोर ऑर्डर का सब ग्रुप लो, K4 एबिलियन होगा एक K4। फिर D4 का एक टू ऑर्डर का सब ग्रुप लो, वो इसमें होगा क्योंकि इंडेक्स टू टू होंगे, लेकिन सारे टू ऑर्डर के नॉर्मल तो नहीं होते ना D4 में। चेक इट। ओके, बट ये इसके लिए आपको एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपने पढ़ी होगी ट्रांजिटिविटी। देखो ये ट्रांजिटिविटी आई है किसकी? नॉर्मल सब ग्रुप्स की। और मैंने आपको मॉक में क्या कराई थी, किसकी ट्रांजिटिविटी कराई थी? कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स की, राइट। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि कैरेक्टरिस्टिक में ट्रांजिटिविटी क्या करती है? होल्ड होती है, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप्स में नहीं। सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं होते, बट सारे कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, राइट। ओके, चलो ये याद रख लेना, मतलब यहां से। सो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। ओके, अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट G1 और G2 की आउटोमॉर्फिक में ग्रुप क्या हूं? आइसोमॉर्फिक हो तो G1 और G2 आइसोमॉर्फिक होते हैं, गलत। आपको पता है और जेड क्या होती है, ये भी मैंने करवाया हुआ है क्लास में ऑलरेडी। ओके, और Z2 Z2. ऑटोमॉर्फिक में हमारे पास सलोनी आ गई है क्या? इसकी आवाज आई है? चलो ठीक। तो और ऐसे सब ग्रुप से बता सकते हैं जिनकी आउटोमॉर्फिज्म में Z2 हो। Z4 की कितने आउटोमॉर्फिज्म होते हैं? Z2 ही होती है ना, Z8 Z4 का भी Z2 ही होता है, राइट। लेकिन Z और Z4 आइसोमॉर्फिक नहीं है, और ये तो आप जानते हैं। और Z2 क्रॉस Z2 मैंने आपको बताया था होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर्स में, इसी बार यूट्यूब में भी पड़े हुए हैं, आप सारे लोग चेक कर सकते हैं जो यूट्यूब में देखेंगे। और G फाइनाइट हो तो ऑटोमॉर्फिक में G भी फाइनाइट होगा। ऐसा क्यों होगा निधि, तुम बताओ।
मैं आपको बताता हूँ ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। ऑटोमॉर्फिज्म में ग्रुप होता है कि सारे वन वन ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी। बता सकती हो ये ट्रू क्यों होगा? हम्म? तुम बताओ सर श्री सर सिंधु। ये होम जी टू जी स्टार होगा ना ये, होम जी टू जी स्टार। हाँ, नहीं लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म में जी ना फाइनाइट ही होगा, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ मैप से हाँ जाएंगे जी फाइन। से जी में, तो उन्हीं में से तो ये ट्रू है। ये तो बहुत ऑब्वियस है, मतलब ये किसी को अलजेब्रा नहीं भी आती हो तो वो भी कर सकता है। ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ सी इज एबिलियन, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म में ग्रुप है आपका सी का। ओके, ठीक है बच्चों, और ये नॉन एबिलियन होता है। ओके, बहुत आसान है, दोनों की कंपोजिशन करके देख लेना, 2Z+3 और Z+1 की नॉन तो अलग अलग आ जाएंगे। तो ये इरेडिसिबिलिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये तो कराया हुआ है जी। ये तो मतलब कुछ भी ऐसा है, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि अलजेब्रा में कुछ कुछ ऐसा मुझे बता दो जो पढ़ाया हो और ना आया हो, वर्ड टू वर्ड। ओके, ऐसा नहीं कि सोच अलग काम करे, वो अलग बात है। तो कई बार ऐसा होता है ऐसा पढ़ा था लेकिन वहां पे भी ये यूज हो गया ना, ये तो सबकी हुई चीजें हैं। देखो इसको क्या करोगे आप, Z2 में रिड्यूस करो, इरेडिसिबल आ रहा है राइट, या Z2 में रिड्यूस हो रहा है, रूट्स तो नहीं आ रहे इसके, तो उसके बाद फिर इरिड्यूसिबल होगा। फैक्टराइज। बट क्यूबिक, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है एक क्यूबिक फैक्टर हो फिर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, ऐसे करके चेक किया आप लोगों ने ओवर Z2? Z2 में रूट तो नहीं है इसका, फिर उसके बाद क्यूबिक और क्वाड्रेटिक फैक्टर देखना होगा। देखा? अदरवाइज दूसरा तरीका बताऊं मैं? सर सेकंड मॉड, वाले में p इक्वल्स टू 3 पे रिड्यूस हो रहा है। नहीं, पी इक्वल टू कुछ पे रिड्यूस हो जाने से कुछ नहीं होता, ठीक है? मतलब नहीं रिड्यूस हो जाए तो काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो तुम लोग तो ये कर ही लोगे राइट, अदरवाइज मैं दूसरा तरीका बोल दे रहा हूँ इसका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप लोग इसको कर सकते हो। ओके, अदरवाइज X+1 पुट करके करना, फिर 3 या मुझे लगता है 3 प्राइम काम में आएगा या 2 काम में आएगा। ओके, तो चेक कर लेना। ओके, चलो कौन सा वाला है? देखो इसमें आया था कि आप लोगों ने बताया कि कौन सी मैक्सिमल आइडियल पूछी थी, पार्ट बी में ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहली बात, ये मैक्सिमल है दिखाई दे रहा है, और मैक्सिमल इसलिए नहीं है क्योंकि ये आइडियल इसके अंदर कंटेन है प्रॉपरली, और ये वाली आइडियल फैक्टर होती है, आइडियल जनरेटेड बाई टू, ऐसे 1+i 1 - i ऐसे फैक्टर होती है, इसलिए मैक्सिमल नहीं हो सकती। सो ये भी मैक्सिमल नहीं है। ओके, और ये क्यों मैक्सिमल है? क्योंकि इरेड्यूसिबल पॉलिनॉमियल से जनरेट हो रही है, किसमें? पीआईडी में, इसलिए ये मैक्सिमल है। ओके, और वहां पे ऐसा लिखा था कि एफ सी एक्स में है, और वही सारे पॉलिनॉमियल का कलेक्शन है जिनका कोफिशिएंट का सम 0 होता है, तो इसको सिंबल से में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। ओके, और ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है बच्चों। सपोज एफ इज एन एंटायर फंक्शन विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बस अलग अलग तरीके से पूछ लेता है सीएसआर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसका एक ही आंसर है, ए इज अनकाउंटेबल। ओके, तो उसके बाद कौन कौन सा? ए इज इनफाइनाइट, ए इज नॉट एम्प्टी, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, समझे? तो इसका सॉल्यूशन आप देखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। दिसंबर 2023 में है आई थिंक, ये आया हुआ क्वेश्चन है, उसकी प्ले लिस्ट में देख लेना आप लोग। ठीक है, वहां पे दूसरे तरीके से बोला है, बट इसका कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करना आप बस। वहां पे इसके कॉम्प्लीमेंट को लेकर पूछा गया है। ओके, बस सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, आइडेंटिटी थ्योरम की प्रॉब्लम है। और ये वाली प्रॉब्लम जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, ये भी आपको देखो कराई हुई है ये, और ये वाली भी मैंने तो 2 साल पहले एग्जाम में पूछी थी, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था। पहले तो मैंने खुद सॉल्व की थी, लेकिन एग्जाम वो ये है, कहाँ है वो एग्जाम, कॉम्प्लेक्स साइंस का। उसमें और भी बहुत सारी अच्छी प्रॉब्लम है जो आप लोग अभी देख सकते हो। ठीक है, मे बी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कौन सा एग्जाम था वो? एग्जाम 2 था या एग्जाम 1 था? एग्जाम 2 था, एग्जाम 2।
तो ये इसका सॉल्यूशन भी है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो F00 क्यों होना चाहिए, इसको आपको स्क्रीन वो लेना है, स्क्रीनशॉट तो ले लो आप लोग, यही इसमें पूछा गया था, ठीक है। तो अब इतना ही मुझे बताया है, स्टूडेंट ने पूरा नहीं बताया है, तो ये तो ट्रू होगा, ये दो ट्रू है, ओके। उसके बाद क्या पूछा था मुझे नहीं पता है। सो अगला वाला ये पूछा है कि कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस 7 हो और उसके स्क्वायर का ट्रेस क्या हो, 29 हो, तो इस इनमें से जिसके भी रूट 5 और 2 आ रहे हैं, क्योंकि 5 + 2 7 होगा और 5² + 2² क्या होगा, 29 होगा, वो ट्रू होगा, ओके। नंबर ऑफ रैंक 1 मैट्रिसेस ओवर F5 बोला है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिसेस, वो कितनी आएंगी, 5² - 5, ओके, 5² - 1, तो ये 480 आता है। और टोटल मैट्रिसेस में से इसको घटाएंगे, तो सारी 2 रैंक की मैट्रिक्स घटा दी आपने, 0 रैंक की मैट्रिक्स भी घटा दी, तो बचेंगी आपके पास 1 रैंक की मैट्रिक्स, तो उसका आंसर आएगा 1/4, ठीक है। अब ये ओडी का क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आप लोगों को किसी को याद हो तो बताइएगा, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो ये आया था, पूछ रहे हो आप लोग, और इसके ऑप्शंस के बारे में F1 और F&S के बारे में थे, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या होगा, कौन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कौन नहीं होगा। तो पहला वाला तो ये है, देखो n² x², तो ये 0 पे इसकी लिमिट है, 0 पे जा रहा है। एन अगर इसको ऐसा करें तो ये लेस देन इक्वल टू 1/n आ जाएगा, जिसको एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हो आप, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा 0 पर, ओके। एंड दूसरा इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है बच्चों, n² आगे आ जाएगा, n आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा माइनस का e⁻n²x², राइट। ये आ रहा है ना डेरिवेटिव, क्या गलत है, F&S तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा बच्चों, अगर क्योंकि कन्वर्स तो ये भी 0 पर ही कर रहा है पॉइंट वाइज, बट यूनिफॉर्मली इसलिए नहीं होगा, साफ दिखाई दे रहा है, देखो 1/n सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है, 0 पर कन्वर्ज करती है, F&S 1/n F0 पर कन्वर्ज करनी चाहिए, जो कि 0 है, लेकिन ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, टू 1/n 1/e⁻, कांस्टेंट सीक्वेंस आ रही है, राइट। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, कहाँ, 0 के अराउंड प्रॉब्लम कर रहा है, ओके। अब जो भी ऑप्शन पूछे थे आप लोग वहां से संतुष्टि कर लेंगे, ठीक है। अब आज के इस पार्ट में इतना ही, लगभग अभी तक तुमने जितने क्वेश्चन बताए थे मेरे स्टूडेंट ने मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इनको आसानी से किया जा सकता है एग्जाम में, बशर्ते कि आपने पहले ऐसी चीजें की हो, ठीक है, नहीं की तो फिर चीजें टफ बन जाएंगी। तो एक चीज आपके लिए मैं अनाउंस करना चाहता था सभी लोगों के लिए, अगर NBHM और CSIR नेट के साथ में आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अवश्य ही मैथमेटिक्स में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम्स आने वाले हैं और एडमिशंस ओपन हो जाएंगे अगस्त के अराउंड, अगस्त के अराउंड नहीं, 1 अगस्त के अराउंड, ओके। मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता है। तो इसी के साथ अंत करते हैं और अगले मेमोरी वाले पार्ट में मिलते हैं, ठीक है, चलिए, बाय बाय। अच्छा तुम लोग और कोई क्वेश्चन दिमाग में आ गया है तो बोल दो, नहीं आया तो सुबह बता देना, ठीक है। चलो स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग, सबका सॉल्यूशन समझ में